हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र एचबी। आज का चैप्टर है चैप्टर 2, व्यवसाय को समझना, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि एसेट, लायबिलिटी और थोड़ी कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। ये इसके कंटिन्यूएशन में है। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से अगर पेन एंड पेपर ले सकते हैं या कोई नोटबुक ले सकते हैं जिसमें आप कुछ रेफरेंस या वीडियो सीरीज के लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिए। बिकॉज आज जो हम कवर करेंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि बिजनेस नहीं बट स्टॉक मार्केट के अंदर भी यूज होती है, वो हम पैरेलल समझेंगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेपर ले लीजिए और अगर हो सके तो नोट डाउन करते जाइएगा। जहां जहां लगता है आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, पहला है डिस्क्राइब अ बिजनेस मॉडल। मतलब जो व्यवसाय होता है उसका मॉडल कैसा होता है, मतलब उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक बिजनेस कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बिजनेस समझना है, हम तो स्टॉक मार्केट समझ रहे हैं। बट स्टॉक के लिए आपको बिजनेस कैसे होता है और इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है, जो कि स्टॉक मार्केट में भी यूज होती है। तो इसीलिए हम बिजनेस समझेंगे। दूसरा, हाउ मनी ट्रांजेक्शन हैपन इन अ बिजनेस, मतलब एक व्यवसाय में मनी कैसे फ्लो होता है, कैसे उसकी लेन देन होती है, वो हम ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट है अ कंपैरिजन ऑफ स्मॉल एंड बिग बिजनेस, मतलब एक छोटा सा लघु उद्योग होता है और बड़ा जो होता है बिजनेस, तो उसके अंदर हम कंपैरिजन करेंगे और दोनों में अंडरस्टैंडिंग करेंगे क्या फर्क है, और स्टॉक के साथ हम उसको लिंक करेंगे। और चौथा है हाउ डू यू वैल्यू अ बिजनेस, आप एक बिजनेस है उसको कैसे, उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, उसको कितना महत्व देंगे कि ये बिजनेस की वैल्यू 10 लाख है, 20 लाख है। वो हम ट्राई करेंगे जब हम आगे जाएंगे तब। बट अभी इतना समझिए कि हम एक बिजनेस की वैल्यूएशन का ट्राई करेंगे पढ़ने का। ओके, सो ये चैप्टर जो है उसके अंदर हम ये पहला सबक सीखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, व्यवसाय को समझना। तो दोस्तों, व्यवसाय के कितने पार्ट होते हैं, एक बिजनेस होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है मूल रूप से। एक बिजनेस खुद होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कॉफी शॉप का। ये कॉफी शॉप एक एम्प्लॉय चला रहा है, एक ही एम्प्लॉय है जो कॉफी शॉप चला रहा है, मतलब कॉफी, चॉकलेट जो अंदर है वो देते हैं, कस्टमर्स आते हैं उनको देते हैं। तो ये बिजनेस है, उनसे पैसा लेते हैं और उसको संभालते हैं। दूसरा पार्ट है ओनर, मतलब ये जो बिजनेस है, जो जो एम्प्लॉय है, ये जो दुकान है, उसके जो ओनर हैं वो एक मालिक है, उसको हम ओनर बोलते हैं। तो ये छोटा सा बिजनेस ले रहे हैं हम पहले समझने के लिए। और तीसरे होते हैं कस्टमर्स। एक बिजनेस के तीन पार्ट्स होते हैं, एक बिजनेस, एक होते हैं उनके मालिक और एक होता है कस्टमर। ओके, आइए देखिए क्या इसके अंदर कैसे मनी ट्रांजैक्ट होता है, कैसे पैसा उसके अंदर निकलता है, कैसे अंदर आता है, कैसे जाता है। और यहां से हम एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी सीखने का स्टार्ट करेंगे। मानो कि ये बिजनेस है, ये जो ओनर है उनका बिजनेस है, उन्होंने कॉफी शॉप रखा हुआ है, उसके अंदर एक बंदा काम कर रहा है, जो कि सब संभालता है, मतलब कॉफी देना, बनाना, पैसा रखना, पैसा देना, मटेरियल लेके आना, सारी चीजें वो करता है। और हम देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर मनी का फ्लो कैसे होता है। तो मानो कुछ कस्टमर आए कॉफी पीने के लिए, और पहले जो 1 घंटे है उसमें 100 रुपए उन्होंने दिए और सामने उनको कॉफी पिया। मतलब 1 घंटे के अंदर 100 रुपए आए बिजनेस के अंदर कस्टमर के थ्रू, और कस्टमर को हमने कॉफी दिया। तो दोस्तों, इस जो चीज है जो कस्टमर देते हैं और जो बिजनेस में टोटल जो पैसा आता है उसे हम टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस डेफिनेशन, और या तो ये वर्ड लिख लीजिए, टोटल रेवेन्यू। मतलब कस्टमर जो भुगतान करता है बिजनेस में, उस जो टोटल चीज को हम टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। मानो कि हम मैकडी में जाते हैं या फिर हम कोई होटल में जाते हैं, तो हम जितना भी खाना खाते हैं वो जो हम पैसा भरते हैं बिल टैक्स के साथ और सारी चीजें मिलाकर, टोटल जो रुपया कस्टमर की जेब से जाता है फॉर ए कॉफी,
उसको हम टोटल रेवेन्यू यहाँ बोल रहे हैं। आप अगर कुछ खरीदी करने जाते हो, जो गृहिणियां हैं वो साड़ी खरीदने जाती है तो साड़ी खरीदती है, वहां पे जो पैसा देते हैं कस्टमर, तो वो भी उनका टोटल रेवेन्यू हो जाता है फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। ठीक है, सिंपल है। अब ये बिजनेस जो चल रहा है उसके अंदर 3 पार्ट है। एक मैन पावर अभी यूज कर रहे हैं हम, कुछ मटेरियल एंड इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। कॉफी मचाने बनाने के लिए कॉफी मशीन है, कॉफी के जो रॉ मटेरियल है, कॉफी शुगर और प्लेट्स, उसके कप्स, काफी सारे इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स होता है। और ये दुकान जो है ये भाई साहब ने, ओनर ने रेंट पे रखी हुई है। ठीक है, तो मानो कि 1 घंटे में जो 100 रुपये आता है उसके सामने जो मैन पावर है, मतलब एक बंदा जो रखा हुआ है, उनको 20 रुपये मिलते हैं। मतलब उतना खर्च होता है बिजनेस में से। मटेरियल एंड इक्विपमेंट के 40 रुपए खर्च हो रहे हैं और रेंट है वो 10 रुपया लग रहा है 1 घंटे का हिसाब से। मैं थोड़ा छोटा लेके आया हूँ, बड़ा बिजनेस नहीं समझ रहे हैं, छोटे से समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसको बड़े में लेके जाएंगे। तो जो टोटल रेवेन्यू आया 100 रुपीज, उसमें से 20 रुपया एम्प्लॉय का, 40 रुपया मटेरियल इक्विपमेंट का एंड 10 रुपया कुछ और है। तो ये जो 20, 40 और 10 मतलब कि 70 रुपए है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बोलेंगे। जी हाँ। सो टोटल रेवेन्यू जो कि कस्टमर से आता है और जो खर्चा होता है बिजनेस के अंदर, अब ये 3 मैंने लिए हैं, यहाँ पे और भी खर्चे हो सकते हैं। अगर मशीन बिगड़ी है तो उसको रिपेयरिंग आता है, तो वो मटेरियल इक्विपमेंट में आ गया। तो ये जो है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू होता है। मतलब ये रुपया जो 100 रुपया कस्टमर ने दिया, उसमें से इतने रुपए हम पे कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे मटेरियल इक्विपमेंट के लिए हो, चाहे रेंट के हिसाब से हो। तो आई होप कि 2 चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई, टोटल रेवेन्यू का मतलब एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब, जो कि बिजनेस के रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ तक हमने सीखा। अभी देखते हैं आगे की डेफिनेशंस। सो 100 रुपए जो रेवेन्यू आया, उसमें से 70 रुपए हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू था, तो बचा 30 रुपया 1 घंटे के अंदर। तो दोस्तों इस 30 रुपए को हम बोलते हैं इनकम बिफोर टैक्स। इसको हम बोलते हैं इनकम बट विदाउट टैक्स, कभी अभी तक हमने टैक्स नहीं भरा है। तो 30 रुपए इनकम बिफोर टैक्स कैसे आया? टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू से। अब जब मेरे को कुछ प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ता है। मानो कि 10 रुपया टैक्स है 1 घंटे के हिसाब से, तो कितने बचे? 20 रुपए। ना ये जो 20 रुपए हैं वो नेट मिल रहा है मेरे को। मतलब मेरा जो टोटल 100 रुपया है उसमें से मैंने सारा खर्चा निकाल दिया, उससे मैंने टैक्स भी भर दिया, और जो 20 रुपया है वो मेरे हाथ में आए एज एन ओनर। सो इस चीज को हम नेट इनकम और अर्निंग बोलते हैं। दोस्तों ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेट इनकम और अर्निंग जो बोलते हैं उसमें से सारे आपके टैक्स निकल जाते हैं, सारे आपकी जो कॉस्ट है वो निकल जाती है, जो कस्टमर से पैसा है, और जो बचता है उसे नेट इनकम या अर्निंग बोलते हैं। अब हम आगे जाएंगे तब समझेंगे। जब हम नेट इनकम यूज करते हैं तो वो बिजनेस के अंदर करते हैं, एंड अर्निंग जो यूज करते हैं वो स्टॉक के अंदर करते हैं। तो आप धीरे 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 थोड़ा समझने में आएगा आगे कि स्टॉक के अंदर कोई बोलता है कि अर्निंग पर शेयर या ईपीएस बोलते हैं, तो उसका मतलब इन अ बिजनेस नेट इनकम होता है। तो आप थोड़ा लिखते जाइएगा कि नेट इनकम और अर्निंग एक ही चीज है, ये आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। अब ये जो 20 रुपए आया, वो जो ओनर है वो डिसाइड करेगा कि शायद उसको बिजनेस में वापस डालना है ताकि उसका बिजनेस और बढ़े। चाहे प्रोडक्ट उनकी रेंज बढ़ाए, कॉफी की रेंज बढ़ा सकते हैं, या फिर और एक मशीन लेके आ सकते हैं, या फिर और एक एम्प्लॉय लेके आ सकते हैं। ये 20 रुपया जो है वो मालिक जो है वो डिसाइड करता है कि उसको उसका क्या करना है। अगर वो बिजनेस में डालता है तो वापस वो 20 रुपया अंदर जाएगा, उसके हिसाब से वापस उसके रेवेन्यू आएंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा और वापस सर्कल चला जाएगा। बट यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है कि मालिक वो 20 रुपया खुद भी रख सकता है। तो जो चीज खुद रखते हैं, जो मालिक खुद रखते हैं, उसको डिविडेंड बोलते हैं। अब ये डिविडेंड जो है वो स्टॉक की लैंग्वेज में है।
अगर चाहे तो वो नेट इनकम और अर्निंग पूरा ले लिया है, बट वो अगर खुद रख ले, ऑफिशियली अकाउंट में दिखा के कर ले, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं, और ये बड़े बिजनेस में होता है। तो आप ये अभी खाली थोड़ा समझिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट अगर ये नेट इनकम और अर्निंग मालिक खुद रख ले तो उसको डिविडेंड के हिसाब से हम लोग काउंट कर सकते हैं। और अगर वो बिजनेस में डाल दे वापस तो वो इक्विटी बढ़ाता है। इक्विटी मतलब बिजनेस के जो वैल्यू है उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पे हम 5 डेफिनेशन सीखे हैं: टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, नेट इनकम और अर्निंग, डिविडेंड एंड इक्विटी। आप प्लीज समझिए, हम डिटेल में और समझेंगे जब स्टॉक के बारे में बात करेंगे, बट ये बिजनेस के साथ रिलेटेड है, तो आप थोड़ा ध्यान में रखिए। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम यहाँ पे दिया है। ओके, तो अभी समझते हैं जो हमने पहला चीज समझा था, स्मॉल बिजनेस समझा था। एक ओनर था, एक कस्टमर था और एक बिजनेस था। अभी बारी आती है बड़े बिजनेस की। मतलब कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे इंडिया के अंदर टॉप कंपनीज में ओएनजीसी, एनटीपीसी, रिलायंस, प्राइवेट कंपनी है जाइडस, बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, अलग अलग प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो भी सेम चीज होती है, वहां पे भी कुछ 3 कॉन्सेप्ट ही है, बिजनेस होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, छोटे बिजनेस के अंदर अगर मेरा खुद का शॉप है या खुद का चीज है तो ओनर मैं अकेला हूँ, बट बिजनेस के अंदर एक से ज्यादा ओनर भी हो सकते हैं। और तीसरे, ग्राहक परमानेंट है। सो यहाँ पे भी 3 चीजें आती हैं। थोड़ा और समझते हैं। जो बिजनेस होता है उसको कौन संभालता है? सीईओ संभालते हैं। उनके वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके एक पोजीशन होती है, जनरली वो संभालते हैं। या तो यू नो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, एचआर, ऑपरेशन डायरेक्टर, काफी सारे लोग इसके अंदर आते हैं, बट मेन जो बंदे होते हैं वो सीईओ होते हैं। और छोट उसके नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, ग्राउंड रूट पे भी एम्प्लॉयज काम करते हैं जिनको सैलरी मिलती है। सो बेसिकली जो बिजनेस है यहाँ पे, उसके जो पार्ट है उसमें सीईओ है और सारे कर्मचारी आ जाते हैं उनके नीचे। लेकिन ये सब मालिक नहीं है, ये सब बिजनेस के पार्ट है। जैसे हमने देखा था छोटे वाले बिजनेस में, कॉफी शॉप में एक एम्प्लॉय था जो कॉफी बनाता था, वो ही वहां पे सब मैनेज करता था। सेम वे बड़े बिजनेस में अकेले नहीं संभाल सकते हैं, सो उसकी एक हायरार्की बनाई दी जाती है, जहाँ पे सीईओ मेन होता है, जिनको सब रिपोर्ट करते हैं, उनके नीचे, फिर उनके नीचे, फिर उनके नीचे, ऐसे करके छोटे से छोटे एम्प्लॉय तक चली जाती है, वर्कर तक की बात होती है। बट ये लोग कोई मालिक नहीं होते हैं। अच्छा, तो मालिक कौन होते हैं? उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। इनके पास शेयर्स होते हैं कंपनी के। जैसे कि हमने देखा था, जो सिंगल छोटा बिजनेस है ओनर, उनके पास अगर 20 रुपए आते हैं तो खुद ले सकते हैं या बिजनेस में डाल सकते हैं, वो खुद डिसीजन लेते हैं। बट यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, काफी सारे लोग मिलके वो एक डिसीजन लेते हैं कि पैसा वापस कंपनी में डालना है या फिर ओनर्स को देना है ना। ओनर्स हैं, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो ओनर्स हैं। हालांकि हम लोग जब शेयर खरीदते हैं कोई भी बिजनेस के, तो अगर आपने कोई भी बिजनेस का, फॉर एन एग्जांपल कि एक्स कंपनी है, वो एक्स कंपनी का शेयर ले लिया, तो आप भी ये ओनर्स की लिस्ट में आ जाओगे। बट आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं हो, आप डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हो बिजनेस को। सो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर कुछ कुछ हर एक को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। उस हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मानो कि एक कंपनी है, उसके हजारों शेयर हैं, अगर आपने एक शेयर ले लिया तो आप बेसिकली उस कंपनी के ओनर्स, मतलब मालिकों में आपकी गिनती हो जाएगी। और आप हर बार नहीं जा सकते, वोट ऑफ राइट्स देना है या काफी सारे डिसीजंस के अंदर जब आपके रिव्यू मांगे जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं, या फिर सर्वे में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, तो उस दौरान आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट आपके बिहाफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो एक बंदा नॉमिनेट किया जाता है, वो
रिप्रेजेंट करता है। सो आपकी क्वेरी है या आपकी कुछ भी चीजें होती है वो उनके थ्रू रूट होती है और वो जो पूरे ओनर्स है उसके बीच में बताई जाती है और उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। तो बेसिकली कोई भी बंदा अगर एक भी शेयर खरीदता है तो वो बिजनेस का ओनर हो जाता है। आप डिफरेंस देख रहे हो, सीईओ से एम्प्लॉय ओनर नहीं है, वो व्यवसाय यानी बिजनेस के एक पार्ट है जो चलाते हैं, बट वो सब रिपोर्ट करते हैं ओनर्स को, वो सब काम करते हैं ओनर्स के लिए। सो प्लीज समझिए ये दोनों डिफरेंस छोटे बिजनेस में और बड़े बिजनेस में वैसे सेम है, बट काफी सारी चीजों में फर्क आ गया है। आपको समझ में आया होगा कि छोटा बिजनेस और बड़ा बिजनेस में क्या क्या फर्क है। और कस्टमर्स जो है वो सेम है, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स होते हैं वो सेम है। तो यहाँ पे छोटा कॉफी शॉप है, मानो वहां पे बड़ा कॉफी शॉप ने ले लिया, तो उसके अंदर भी बहुत सारे ओनर्स होते हैं, उसको एक चेयरमैन होता है, रिप्रेजेंट करता है, काफी सारी चीज होती है। ठीक है, सो यहाँ पे मेनी बेसिकली दो डिफरेंस है। छोटे बिजनेस में शायद एक ही ओनर हो सकता है, बड़े बिजनेस में बहुत सारे ओनर्स हो सकते हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी एक ओनर की भांति गिने जाते हैं। और दूसरा व्यवसाय बिजनेस, कॉफी शॉप जो थी, छोटा जो बिजनेस था उसमें एक एम्प्लॉय था उसकी मटेरियल से, सेम वे यहाँ पे सीईओ से लेके सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और मटेरियल्स और उसके साथ इक्विपमेंट्स के साथ वो प्रोडक्शन या प्रोसेस करते हैं। तो हमने समझा कि छोटा और बड़ा बिजनेस में क्या फ्लो है, क्या चीजें हैं। अब हम देखते हैं कि मानो कि हमने पहले जो एग्जांपल छोटा वाला जो देखा था, छोटे बिजनेस के लिए सिंगल एक ओनर था कॉफी का, वहां पे हमने देखा था 1 घंटे में 10 रुपए का फ्लो आ रहा था, सॉरी 100 रुपए का फ्लो आ रहा था और 20 रुपए बच रहे थे। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, ये स्लाइड पे मैंने थोड़ा 1 साल का ट्राई किया है आपको थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए कि सपोज 1 साल में उसको 1 लाख रुपए आते हैं कस्टमर से, उसकी कॉस्ट जो है वो 70,000 हो जाती है, तो 30,000 उनको इनकम बिफोर टैक्स होता है, उसके बाद 10,000 टैक्स लगता है और उनके हाथ में 20,000 रुपए नेट इनकम या तो अर्निंग आती है और देन दे विल डिसाइड, द पर्सन ओनर विल डिसाइड कि उसको वापस बिजनेस में डालना है या खुद लेना है। कि आप ये अंडरस्टैंड कर लें। तो अभी 30 सेकंड के लिए आप सोचिए कि अगर आपको बोले कि ये कॉफी शॉप जो है उसका व्यवसाय आपको खरीदना है, जो कि आपको 20,000 रुपए 1 साल का फिक्स इनकम देता है, सो रफली आप खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे, कितने रुपए में आप ये बिजनेस खरीदना चाहेंगे? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, कैसे? और ये समझिए कि यहाँ पे ये मान लीजिए कि बिजनेस में बहुत कम रिस्क है, मतलब कस्टमर आते जाएंगे, 20,000 रुपए एवरी ईयर आपको मिल रहा है, तो कितने रुपए में आपको ये बिजनेस लेना चाहिए? तो ये जो पार्ट है वो हमने जो इंडेक्स में बताया था, वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैसे एक बिजनेस की वैल्यू की जाती है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सोचिए, एक अमाउंट जो है आप लिख लीजिए कि आप कितने में चाहेंगे अप्रोक्सीमेटली, और हम फिर आगे बढ़ते हैं। सो सिनारियो है कि आप ओनर हो, आप ओनर बनना चाहते हो, आपके पास 20,000 नेट इनकम या अर्निंग आता रहेगा। सो क्या आप 4 लाख रुपए दे के ये बिजनेस खरीदेंगे? क्या आप 2 लाख रुपए के बिजनेस खरीदेंगे या 1 लाख रुपए बिजनेस करके देके बिजनेस खरीदेंगे? दोस्तों याद रखिए, बिजनेस चेंज नहीं हुआ है, वो कभी नहीं बदला है, उस सेम है, 20,000 रुपए देते जा रहा है। तो अगर आप 4 लाख रुपए में खरीदेंगे, 2 लाख में खरीदेंगे, 1 लाख में खरीदेंगे, कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं जितने कम पैसे में खरीदे उतना अच्छा है। सो यहाँ पे थोड़ा रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं। अगर आपको 20,000 रुपए मिलते हैं सालाना और आप 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, सो आपका कितने परसेंटेज का रिटर्न हुआ? 5%। कैसे निकाला? आई होप आप सबको पता चले, आता ही होगा, बट फिर भी मैं बताता हूँ। सो 4 लाख रुपए में से हमको 20,000 मिलते हैं, तो 100 रुपए में से कितना? सो अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपको 5% मिलेगा, मतलब 5%। सो कैसे करेंगे? 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20,000, या फिर कैसे करेंगे?
एक बार सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोगों को परसेंटेज निकालना नहीं आता है। मैं आपको पॉपअप कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सही आंसर कैसा है। हम जो गुजराती या हिंदी में बोलते हैं, त्रिपदी बोलते हैं, जो कैलकुलेशन का एक पार्ट होता है। 4 लाख रुपए से 20,000 मिलते हैं, तो 100 से कितने, तो 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 लाख। अगर आप वो करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, विच इज 5% बेसिकली। आपका रिटर्न कितना हुआ, मतलब 5% आपको मिलता है हर साल में। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर आप बैंक में पैसा डालते हैं 4 लाख रुपए, एफडी करते हैं, तो 6% देता है। तो क्या ये बिजनेस सही है? 4 लाख रुपए डाल के अगर 5% मिलता है, शायद नहीं, शायद हाँ, डिपेंड। अगर आप 2 लाख रुपए डालते हैं तो सेम हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से 10% होता है। सिंपल है, 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 लाख रुपीज। वो 10% निकलता है। मतलब ये एक साल में अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो सामने आपको 10% रिटर्न मिलता है, मतलब 20,000 रुपए मिल रहे हैं। और सेम वे 1 लाख रुपए, अगर 1 लाख रुपए डालते हो तो क्या होगा, 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1 लाख, तो 20%। आप समझ रहे हो रेट ऑफ रिटर्न कैसे होता है? इसका मतलब अगर यहाँ पे हम कौन सा बिजनेस या कितने रुपए में ये बिजनेस ले तो हमको फायदे में होगा, ऑफ कोर्स जो ज्यादा हमको रेट ऑफ रिटर्न देता है। अब देखते हैं बेसिकली क्या हुआ। यहाँ पे जो पहले केस में 4 लाख रुपए देके 5% रिटर्न में 20,000 रुपए मिलते हैं, वहां पे प्राइस जो है वो 20 गुना है अर्निंग का। अर्निंग कितना है दोस्तों, 20,000 है। अपना नेट अर्निंग 20,000 है। उसके अंदर उसको 20 टाइम्स में मल्टीप्लाई करो तो 4 लाख रुपए आते हैं। उसकी प्राइस हम जो पे कर रहे हैं वो अर्निंग के 20 गुना ज्यादा दे रहे हैं। सेकंड केस में अगेन हम 10 गुना ज्यादा प्राइस दे रहे हैं बिजनेस की, उसके अर्निंग के हिसाब से। और थर्ड केस में जब 20% है, उसमें हम 5 गुना ज्यादा प्राइस देके, उसके अर्निंग के से ज्यादा प्राइस देके हम ये बिजनेस खरीद सकते हैं। तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि कितना गुना पैसा बढ़ जाता है जब रेट ऑफ रिटर्न आपका कम या ज्यादा होता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। सो सोचिए, द वैल्यू ऑफ द कंपनी वाज व्हाट यू वुड बी विलिंग टू पे। मतलब कंपनी का मूल्य वह जो आप भुगतान करने के लिए तैयार हो। किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, शायद वो 20,000 में मान भी जाए, 4 लाख रुपए देके बिजनेस खरीद ले। इट डिपेंड्स कौन सी सिचुएशन में कौन क्या कर रहा है। अगर आप हैप्पी हो, 5% रिटर्न मिलता है सालाना, 20,000 रुपए 4 लाख देके, तो आप बिजनेस खरीद सकते हो। बट इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो अगर आप नहीं खरीदते हो, फिर कम भुगतान करके खरीदिए। इसका मतलब कि वैल्यू है, ये एक फंक्शन है कि कितना रिस्क आप लेना चाहते हो और कितना पैसा आपको मिलेगा। इसका मतलब कि कभी भी हम बोलते हैं कि बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो सबसे पहले आपका रिस्क आता है और आपका रिटर्न आता है। मतलब यहाँ पे दो चीज है, एक आपका कितना पैसा आता है, नेट इनकम या अर्निंग आता है, और आप कितना रिस्क ले सकते हो। मतलब 5% पे लेना चाहते हो, 10% पे लेना चाहते हो, 20% पे लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। तो हमेशा वैल्यू करना है बिजनेस को, तो ये ध्यान रखिए उसका नेट अर्निंग और उसके जो आप भुगतान करना चाहते हो, कितना कैपिटल जो बोलते हैं पैसा, वो दोनों का अंडरस्टैंडिंग करके रेट ऑफ रिटर्न निकालिए और उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड कीजिए कि आप कितना पैसा दे सकते हो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। क्योंकि ये हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉक बेसिक्स वॉरेन बफेट वे, मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि वॉरेन बफेट जी है, उनका जो हमेशा से ऐसे बिजनेस खरीदने का तौर तरीका है, वो हमेशा ऐसे ट्रेड लेते थे जहाँ पे उसका उनका अर्निंग 15 टाइम्स द अर्निंग हो, जिससे लेस हो जनरली। सो 15 मैक्सिमम। 15 गुना जो अर्निंग है उससे ज्यादा पैसा देके, मतलब सपोज 1 रुपया अर्निंग हो रहा है तो 15 रुपए देके वो बिजनेस खरीद के रख देते थे, और उससे भी कम।
मैक्सिमम 15 रुपए, ठीक है ना। तो अपने एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए के बीच में, मतलब कि 1.5 लाख रुपए में वो जनरली उससे ज्यादा नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा देना नहीं चाहते थे, बट 1.5 लाख मैक्सिमम रुपए देके वो 20,000 की इनकम वाला बिजनेस जरूर खरीदते हैं। तो ये जैसा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम काफी अहम चीजें सीखे हैं जो कि आगे जाके अपने वीडियोस में बहुत काम में आएगी। जब स्टॉक मार्केट हम पढ़ना चालू करेंगे, डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि ये डेफिनेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। सो हमने पहले बिजनेस मॉडल देखा जिसके 3 पार्ट थे, बिजनेस, ओनर एंड कस्टमर। उसके बाद हमने देखा मनी ट्रांजैक्शन हैपन इन अ बिजनेस, मतलब बिजनेस में पैसा कैसे आता है, कस्टमर देता है, टोटल रेवेन्यू होता है जो बिजनेस में आता है। उसके बाद बिजनेस के अंदर खर्चा होता है, उसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है उसे बोलते हैं इनकम बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स भरते हैं और या तो कोई और लायबिलिटी होती है वो सब खत्म होती है, जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड हो, टैक्स रिलेटेड हो। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम बोलते हैं नेट इनकम या अर्निंग। अगर वो पैसा हम बिजनेस में डालते हैं तो हम इक्विटी बढ़ाते हैं कंपनी की, और अगर वो मालिक लेते हैं तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। सो थर्ड चीज जो है कंपैरिजन स्मॉल एंड बिग, उसमें हमने देखा कि छोटी कंपनी में 3 कॉन्सेप्ट है, वैसे ही बड़ी में होता है, बट वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो मालिक के तौर पे गिने जाते हैं। सीईओ और जो एम्प्लॉयज हैं वो बिजनेस के पार्ट होते हैं, वो बिजनेस को रन करते हैं, और कस्टमर्स हमेशा कस्टमर्स रहेगा। और लास्ट चीज जो हमने सीखी वो है हाउ डू यू वैल्यू अ बिजनेस, मतलब अगर आपको कोई बिजनेस खरीदना है तो जनरली आप 2 चीज ध्यान रखेंगे, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है, और कितना आप नेट इनकम या अर्निंग लेना पड़े चाहते हैं और कितना मिलेगा, तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। और वॉरेन बफेट जी जो लेते थे वो हमने देखा कि वो 15 गुना से ज्यादा अर्निंग का, उससे ज्यादा वो पैसा नहीं देते थे, उससे कम जितना भी मिले वो ट्राई करते थे बिजनेस खरीदने की। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स आज हमने कवर किए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने टीम मेंबर्स में। प्लीज कमेंट, आपको कुछ क्वेरी है, कुछ चीज है, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन से इंडिविजुअली कांटेक्ट करूंगा एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।